Hi guys, I hope you all are doing very well. Guys, in this video, we will be covering important and tricky questions of एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और इसमें मैंने हर टाइप के क्वेश्चन कवर किए हुए हैं, जो छोटे छोटे हमारे रेशोज निकालने वाले भी, हमारे गुडविल कैलकुलेशन करने वाले भी, एंड जो बड़े क्वेश्चंस हैं डिफ़िकल्ट एंड ट्रिकी क्वेश्चंस वो सारे। तो जिन भी बच्चों का एडमिशन चैप्टर हो गया है और जिनको एडमिशन में थोड़ा सा भी डाउट आता है, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेना, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जिन बच्चों का एडमिशन थोड़ा बहुत हुआ है, बहुत चीज़ें नहीं समझ आ रही, तो तुम भी इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि मैंने ये वीडियो बहुत धीरे धीरे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हर क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व कैसे करना है। मैंने खाली ट्रिकी पॉइंट्स पे फोकस नहीं करा हुआ, मैंने हर चीज़ बताई हुई है कि हर चीज़ हम कैसे कर सकते हैं। एंड जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर जो भी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं और उनको कोई भी क्वेरी आती है, दे कैन आस्क द क्वेरी इन द ग्रुप, एंड वहाँ पे आई विल बी देयर, मैं उस क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा, चाहे बड़ा क्वेश्चन हो चाहे छोटा क्वेश्चन। ठीक है गाइज? एंड गाइज, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर दिस चैनल विद ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि इन सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ सारे बच्चे देख सके एंड सभी के डाउट्स क्लियर हों और हर बच्चा अकाउंट्स में मास्टर हो जाए। हमें मार्क्स से ज़्यादा मास्टरी अकाउंट्स में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके मोस्टली हमें अकाउंट्स में ही काम करना है। जब हम कॉमर्स में आए हैं तो हमारा अकाउंट्स एंड मैथ्स एंड मैनेजमेंट ये सब कुछ आता है, तो अकाउंट्स में तो हमें बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, ठीक है? लेट्स स्टार्ट गाइस। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सुनील, पवन एंड रोहित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2:1। तो आई जस्ट राइट, साथ साथ में लिखता रहता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, सुनील, पवन एंड रोहित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2:1। दे एडमिट रजत फॉर 1/6 शेयर। उन्होंने रजत को एडमिट किया फॉर 1/6 शेयर, रजत को 1/6 शेयर के लिए एडमिट किया। रोहित वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। रोहित ने बोला कि वो अपना ओरिजिनल शेयर भी रिटेन करना चाहता है। मतलब रोहित का पहले शेयर कितना था? 1/6। तो रोहित कह रहा है कि मुझे अभी भी 1/6 मिल रहा है और एडमिशन के बाद भी मुझे 1/6 मिलना चाहिए। तो अगर मैं तुम्हें लॉजिकली बताऊं, लेट्स से ये एक पिज्ज़ा है, ठीक है? हम टोटल प्रॉफिट को, जो टोटल हमारा प्रॉफिट होता है, उसको हम एक पिज्ज़ा मानते हैं। ये एक पिज्ज़ा इस रेशो में पहले डिस्ट्रीब्यूट होता था। 3/6 मिलता था सुमित को, 2/6 मिलता था पवन को और 1/6 मिलता था रोहित को। अब जो आगे दोबारा से जब ये पिज्ज़ा डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आई है, आफ्टर एडमिशन, रजत एक नया पार्टनर है, तो हमने 1/6 पिज्ज़ा तो रजत को दे दिया, ये 1/6 शेयर तो हमने रजत को दे दिया। और रोहित ने बोला कि मुझे तो 1/6 ही चाहिए, मैंने अपना शेयर कम नहीं करना। दैट मीन्स इस पिज्ज़ा में से हमें रोहित को भी 1/6 देना पड़ेगा, रोहित को भी 1/6 देना पड़ेगा। तो जो भी ये रिमेनिंग रह गया है पिज्ज़ा, अब रिमेनिंग पिज्ज़ा ये दोनों पार्टनर्स क्या बोलेंगे कि भाई देख, रोहित तो अड़ गया कि मुझे तो 1/6 चाहिए, नए पार्टनर को भी हमने 1/6 दिया है, तो जो भी बचा हुआ है वो हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जो हम पहले हर चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते थे 3:2 में, कि रोहित और रजत को देने के बाद जो भी शेयर बचा हुआ है वो ये दोनों 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो हाउ डू वी राइट दिस क्वेश्चन? तो सबसे पहले मैं लिखूंगा, टोटल शेयर ऑफ फर्म इज ऑलवेज 1। ये हमने पढ़ा हुआ है ना? तुमने बुक में जब क्वेश्चंस करे होंगे, टॉपिक समझा होगा, तो टोटल शेयर ऑफ फर्म हमेशा 1 होती है। तो शेयर रिमेनिंग आफ्टर गिविंग टू रोहित एंड रजत, कि रोहित को भी हमने दे दिया 1/6, कि 1 में से हमने 1/6 रोहित को दे दिया, उसका शेयर, कि उसका शेयर उसने बोला मैं तो रिटेन रखूंगा, मैं अपना शेयर कम नहीं करूंगा। और रजत को भी हमने 1/6 दिया है। तो रिमेनिंग कितना रह गया? एलसीएम 6 -1 -1, तो रिमेनिंग रह गया हमारे 4/6, जो सुनील और पवन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैंने सुमित लिख दिया था, तो सुनील और पवन के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट होगा दैट विल बी 4/6। तो इस 4/6 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं, इस 4/6 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन सुनील एंड पवन
इन द रेशो 3:2। तो सुनील को कितना मिलेगा? 4/6, जो ये 4/6 है उसका 3/5, 4/6 का 3/5 ये मिलेगा सुनील को। तो 12/30 ये मिलेगा सुनील को। पवन को कितना मिलेगा? 4/6 का 2/5, तो 4/6 2/5 30, तो 8/30। 12/30 शेयर जो नई हमारी फर्म है उसमें 12/30 शेयर हो गया सुनील का और पवन का हो गया 8/30। सो देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी सुनील, पवन, रोहित एंड रजत। मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो सुनील का है 12/30, पवन का है 8/30, रजत का है 1/6, रोहित का और रजत का भी 1/6। तो मैं एलसीएम सब में 30 कॉमन ले लूँ तो 12:8 अगर मैं एलसीएम 30 लेता हूँ दैट मीन्स 6 × 5, ऊपर 1 × 5, तो 5:5। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 12:8:5:5। तो यहाँ जो ट्रिक पॉइंट था हमारा, जो कंफ्यूज करने वाला पॉइंट था, वो हमारा था सिर्फ ये वाला। कौन सा? ये वाला, जो शेयर हमने छोड़ दिया है रोहित का, कि रोहित को हमने बोला कि उसका शेयर एज इट इज रहेगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट था, रेस्ट एवरीथिंग इज इजी। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन, इसको हटाते हैं पहले। अमन, बोमन एंड चमन ABC, तो आई राइट इन शॉर्ट ABC। मैं अमन ही हटा देता हूं क्योंकि हमें क्वेश्चन समझना है। ABC आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:4:1। तो आई जस्ट राइट पहले क्वेश्चन नंबर 2, ABC 5:4:1। टू न्यू पार्टनर्स दामिनी एंड ईशा आर एडमिटेड। दो नए पार्टनर एडमिट हुए हैं। द प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 3:4:2:2:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दी हुई है। तो ABC, दामिनी का D और ईशा का E। तो दिस इज आवर ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो हमें दी हुई है 3:4:2:2:1। ये हमें दी हुई है न्यू रेशियो। दामिनी टू पे 30,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल, बट ईशा is unable to bring her share of goodwill in cash. Both the new partners introduce 40,000 as their capital. You are required to pass the journal entry. This question can come for 3 to 4 marks. तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है और दो पार्टनर्स ऐड होने की वजह से थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, बट कोई बात नहीं, हमारे लिए कुछ ट्रिकी नहीं है। एक बार कर लेंगे क्वेश्चन तो वो इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि दो पार्टनर्स ऐड हुए हैं, दामिनी एंड ईशा, दैट मीन्स D and E। 3, 4 और 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो टोटल है फर्म का 12। तो दामिनी को हमने ऐड किया है 2/12 के लिए और ईशा को ऐड किया है 1/12 के लिए। दामिनी को ऐड किया है 2/12 के लिए और ईशा को ऐड किया 1/12 के लिए। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, देखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ट्रिकी पॉइंट। हमें दिया हुआ है दामिनी इज टू पे 30,000। मैं पहले सारा रब कर देता हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको पढ़ के समझ लिया है। दामिनी टू पे 30,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। दामिनी अपने शेयर के लिए 30,000 दे रही है, बट ईशा इज अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ईशा अपना गुडविल का शेयर कैश में नहीं ला रही। लेकिन हमने एक चीज़ क्या पता है कि अगर कोई भी पार्टनर अपना शेयर कैश में नहीं लाता तो हम उसका शेयर उसके करंट अकाउंट में से ले लेते हैं, है ना। ये सबने पढ़ा होगा कि हम उसका शेयर उसके करंट अकाउंट में से ले लेते हैं। अब ईशा का गुडविल का शेयर कितना है ये हमें कैसा पता चलेगा? दिस इज नॉट हिडन गुडविल। बहुत बच्चे सोचेंगे कि सारी हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। दिस इज नॉट एट ऑल हिडन गुडविल। हमें दामिनी का शेयर दिया हुआ है 30,000। तो क्या दामिनी के शेयर से हम टोटल शेयर ऑफ फर्म निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? दामिनी का शेयर है 2/12। गुडविल या दामिनी शेयर ऑफ गुडविल D's, I'll write D शेयर ऑफ गुडविल, D's शेयर ऑफ गुडविल। दामिनी का गुडविल का शेयर कितना दिया हुआ हमें? 30,000। और दामिनी का प्रॉफिट शेयर कितना है? 2/12। देयरफॉर
गुडविल ऑफ फर्म विल बी, हम जो दामिनी का शेयर है अगर उसको रेसिप्रोकल कर दें तो हमें मिल जाएगा हमारा गुडविल का शेयर, तो दैट मीन्स 1,80,000 इज गुडविल ऑफ द फर्म। दामिनी का शेयर कैसा होगा, इसको इंटू 2/12 हमने करके निकाला होगा 30,000। तो जैसे मैं कहता हूं ना, x, लेट्स से x इज द गुडविल ऑफ द फर्म इंटू दामिनी का शेयर 2/12 इज इक्वल टू हमारा दामिनी का गुडविल का शेयर है 30,000। तो यही मैंने किया है, x इज इक्वल टू 30,000 इंटू इसका रेसिप्रोकल 12/2। तो सिंपल हमने गुडविल ऑफ फर्म निकाल दी दामिनी के शेयर से रेसिप्रोकल। सो देयरफॉर इज शेयर ऑफ गुडविल विल बी, ईशा का कितना गुडविल का शेयर आएगा, 1,80,000 इंटू 1/12, तो ये आ जाएगा 15,000 कि ईशा को 15,000 अपना गुडविल का शेयर लेके आना था। ठीक है गाइस, हमें गुडविल ऑफ फर्म मिल गई, गुडविल ऑफ दामिनी मिल गई, गुडविल ऑफ ईशा मिल गई। ओके, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से गाइस, हर क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन ट्रिकी है, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी और चीज देखना इसमें क्या होगा। फर्स्ट चीज जो हम कैलकुलेट कर देते हैं, हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालेंगे, ए बी सी। देखो गाइज, इसकी कैलकुलेशन का तरीका सबका अलग अलग है, कोई ओल्ड माइनस न्यू करता है, कोई न्यू माइनस ओल्ड करता है, सबका अपना अपना है। तो मेरा तरीका है न्यू माइनस ओल्ड, अगर आंसर पॉजिटिव आया तो ये गेन है, अगर आंसर नेगेटिव आया तो ये सैक्रिफाइस है। ये मेरा तरीका है, बट तुम अपने तरीके से भी कर सकते हो। लॉजिक इज कि तुम्हें गेन सैक्रिफाइस से निकालना है बस, ठीक है, हर तरीका अलग होता है। तो मैं करता हूँ न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, पॉजिटिव आया तो गेन, नेगेटिव आया तो सैक्रिफाइस। तो ए का नया शेयर है 3/12 माइनस ए का ओल्ड शेयर था 5/10। तो एलसीएम आ गया, मैं इसका 12 कर देता हूँ सीधा, तो 30 माइनस 60 दैट मीन्स 120। एलसीएम 120 में ले लेता हूँ। सो 30 60 तो माइनस 30/120, तो ये आ रहा है मेरा सैक्रिफाइस, माइनस 30/120। बी का न्यू रेशो है 4/12 माइनस ओल्ड रेशो थी 4/10। सो एलसीएम 120, 40 माइनस 48 दैट मीन्स माइनस 8/120, ये भी कर रहा है सैक्रिफाइस। और सी का अब शेयर है 2/12, पहले शेयर था 1/10, तो एलसीएम 120, 20 माइनस 12, अब यहाँ पे आ रहा है 8/120, 8/120 दैट मीन्स सी जो है वो क्या कर रहा है, गेन। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओल्ड पार्टनर इज ऑल्सो गेनिंग, ओल्ड पार्टनर इज ऑल्सो गेनिंग। ठीक है गाइस, ओल्ड पार्टनर इज ऑल्सो गेनिंग। अब सी तो गेन कर रहा है, तो सी को तो ये जो गुडविल का शेयर, जो गुडविल आ रही है, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि गुडविल इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए और बी, जिनकी रेशियो है 30:8। सो ए और बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है इनकी 30:8, और अगर इसमें छोटा करूं 15:4, दिस इज देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है गाइस, बिल्कुल सिंपल स्टेप बाय चल रहा हूं, कुछ भी मुश्किल नहीं चलता अभी तक। आई होप सब कुछ समझ आ रहा हूँ। कोई भी डाउट हो गाइस किसी को, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं तुम्हें वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो 5:4 ये आ गई सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब हम करेंगे अपनी जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज करने के लिए आई एम नॉट मेकिंग दी फॉर्मेट हम सबको पता है, मैं हर बार कराता हूँ। तो जर्नल एंट्री में सबसे पहली हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। अब इसमें लिखा हुआ है कि दामिनी अपना शेयर 30,000 लेके आ रही है, पहली बात, आई चेंज द कलर हेयर, दामिनी अपना शेयर 30,000 लेके आ रही है। दूसरा, दोनों 40,000 कैपिटल लेके आ रहे हैं, तो बैंक में टोटल पैसे हमारे पास कितने आ गए, 40,000 कैपिटल प्लस 40,000 कैपिटल प्लस जो दामिनी अपना 30,000 गुडविल का शेयर लेके आई है। ईशा तो अपना गुडविल का शेयर कैश में लाई ही नहीं, तो दैट मीन्स 1,10,000
2 Damini's capital 40,000, 2 Isha's capital 40,000 and 2 प्रीमियम फॉर गुडविल जो दामिनी लेके आई है 30,000। ये तो होगी हमारी फर्स्ट एंट्री के टोटल बैंक में है 1,10,000, दोनों 40-40 कैपिटल आए हैं और दामिनी अपना गुडविल का शेयर। अब आएगी नेक्स्ट एंट्री इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट एंट्री इज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ये जो 30,000 का प्रीमियम है ये, और जो ईशा ने गुडविल लेके आनी थी 15,000 जो वो नहीं लाई थी, तो हमें क्या पता है अगर कोई पार्टनर आता है और वो अपना गुडविल का शेयर कैश में नहीं लाता तो हम उसका करंट अकाउंट डेबिट कर देते हैं। तो ईशा का करंट अकाउंट हम 15,000 से डेबिट कर देंगे। तो आई विल राइट यहां पे ईशा's current account debit 15,000 and this is to be distributed among partners in their sacrificing ratio। तो sacrifice कौन कर रहा है, A और B। तो A और B sacrifice कर रहे हैं 15:4 में। तो 2 A's capital। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है, मैं एक्चुअली सोच रहा था वो अलग एंट्री में करा दूं, बट मैं क्यों नहीं करा रहा अलग एंट्री में, क्योंकि इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आंसर मेरा पॉइंट्स में आएगा, क्योंकि रेशो है 15:4 विच इज़ 19। 19 को अगर मैं 45 से डिवाइड करता हूँ कहीं से भी तो ये मेरा आंसर 19, 45 डिवाइड बाय 19, ये आंसर हमेशा पॉइंट्स में आता है, तो आंसर कभी भी प्रॉपर नहीं आएगा। अब लॉजिक यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सा लॉजिक हमने जो चेंज इन रेशो में भी पढ़ा था, जो गेनिंग पार्टनर होता है वो अपना गुडविल का शेयर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देता है। तभी तो ई नई पार्टनर एडमिट हुई है, डी नई पार्टनर एडमिट हुई है, तो दोनों गेन कर रहे हैं, एक तरह से उनको प्रॉफिट में गेन मिल रहा है, तो ये अपना गुडविल का शेयर लेके आएंगे। ऐसे ही सी भले ही पुराना पार्टनर है बट रेशो चेंज होने की वजह से ये भी गेन कर रहा है, कितना 8/20, तो सी शुड ऑल्सो ब्रिंग इतना गुडविल का अपना शेयर। सी शुड ऑल्सो ब्रिंग जितना वो गुडविल का गेन अपना कर रहा है। ये हमारा टॉपिक लिंक्ड है चेंज इन रेशो से, कि गेनिंग पार्टनर हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देता है, तो सी को भी गुडविल लानी पड़ेगी। तो यहां पे आई विल राइट सी कौन है, चमन। सो चमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आई विल नॉट राइट करंट, आई विल राइट कैपिटल, क्योंकि चमन की कैपिटल ऑलरेडी फर्म में चल रही है, चमन की कैपिटल चल रही है, हम उसी से एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, गुडविल ऑफ फर्म हमने पढ़ी थी 180, चमन कितना गेन कर रहा है 8/120, सो 8/120, सो ये 12, 15, 1500, 1500 इंटू 8, 1500 इंटू 8, इट इज 12,000। तो 12,000 चमन भी अपना गुडविल का शेयर लेके आएगा। वाई? बिकॉज ही इज ऑल्सो गेनिंग। तो जो भी गुडविल ऑफ फर्म आ रही है उसमें जितना भी चमन का शेयर है वो भी अपना गुडविल का शेयर लेके आएगा। और ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सो टू एज कैपिटल, मैं अब नाम ही लिख देता हूं, चलो, अमन। सो टू अमन्स कैपिटल, टू बोमन्स कैपिटल। तो क्या क्या हुआ, जो पार्टनर अपना कैश में लेके आया था वो, जो नया पार्टनर कैश में नहीं लेके आया था उसका करंट अकाउंट, और जो ओल्ड पार्टनर गेन कर रहा था वो भी अपना गुडविल का शेयर लेके आएगा, और ये इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 45, 55, 57, तो ये आ गया टोटल 57। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 15:9 में, 15:4 में, सॉरी 15:4 में। तो 59,000, सॉरी 57,000 इंटू 15 डिवाइड बाई 19, ये आता है मेरा 45,000, और ये आता है इंटू 4 डिवाइड बाई 15, ये आ जाएगा 12,000। सो दिस विल बी माई जर्नल एंट्रीज। तो ये होंगी मेरी दो जर्नल एंट्रीज। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, याद रखना। क्वेश्चन बड़ा नहीं है लेकिन बहुत ट्रिकी है, छोटा सा क्वेश्चन है
इसमें मिस होने के चांसेस किस किस के हैं, कंफ्यूजन किस किस के हैं। एक तो कंफ्यूजन यहाँ पे तुम्हें हो सकती है ईशा का करंट अकाउंट ये समझने की कि ये कितना आएगा, और ये चीज़ में कंफ्यूज होने की कि इसका क्या करें, एक पार्टनर तो गेन कर रहा है। तो ये दो कंफ्यूजन पॉइंट है। तो इस क्वेश्चन को अगर तुम्हें अभी भी थोड़ा सा डाउट है, आई वुड रेकमेंड ये क्वेश्चन दोबारा से एक बार देखो, जैसा मैंने करा हुआ है। मैं ये सारा रब कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को पढ़ के बिना सॉल्यूशन देखे एक बार खुद सॉल्व करो। अगर तुमसे सॉल्व हो रहा है, समझ आ रहा है, दैट मीन्स हाँ अब तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। रट्टा नहीं मारना, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मजा आया ना क्वेश्चन, देखिए गाइस, मेरे को भी मजा आया करने में। चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज इलस्ट्रेशन 29 लिखी हुई है, इसको मैं रब कर देता हूँ, नॉट रिक्वायर्ड हमारे लिए। यहाँ पे है पास एंट्रीज इन द फर्म्स जर्नल फॉर द एडमिशन ऑफ पार्टनर। हमें एडमिशन के टाइम पे एंट्रीज करनी है। मैं इसमें फर्स्ट 3 एंट्रीज नहीं कर रहा। वाई? बिकॉज दीज आर सिंपल एंट्रीज, दीज आर सिंपल एंट्रीज। ये रीवैल्यूएशन की एंट्री हैं, ये आई बिलीव तुम कर सकते हो। या चलो मैं करा देता हूँ, तुम बोलोगे कि सर नहीं हमें तो आप कराओ एंट्री, हमें मज़ा आ रहा है पढ़ने में आपसे, हम आपका तरीका भी देखना चाहते हैं कि आप कैसे करते हो जर्नल एंट्रीज। तो ओके, ये लो मैं तुम्हें करा देता हूँ। मैं दिल की बात सुन लेता हूँ गाइस। सो दिस इज डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। सो फर्स्ट एंट्री क्या लिखा हुआ है इसमें। अब इसका तुम्हें मैं एक लॉजिक बताता हूँ गाइस। 2 तरीके होते हैं रीवैल्यूएशन के एंट्रीज को करने के लिए, मैंने चेंज इन रेशियो में बताया था। पहला, हमारे अकाउंट से अगर हमें कोई भी एंट्री करनी है तो वो चलती है एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अगर यहाँ पे स्टॉक है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और अगर स्टॉक लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। तो एक तरीका क्या है ऐसे क्वेश्चंस को करने का, तुम ये देखो कि तुम्हारा फायदा हो रहा है कि नुकसान। रीवैल्यूएशन का जो राइट साइड होती है, ये साइड होती है फायदे वाली साइड, और रीवैल्यूएशन की जो लेफ्ट साइड होती है, ये होती है नुकसान वाली साइड। तो मान लो अगर तुम फायदा आ रहा है तो उसको तुम यहां लिखोगे, तो जर्नल एंट्री विल बी दिस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। और इन केस अगर तुम्हारा नुकसान हो रहा है तो तुम उसको लेफ्ट में लिखोगे, तो एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन टू दिस। तो एक तो तरीका हमारा ये होता है। एक होता है हमारा अकाउंट्स का तरीका जो हमने 11th में पढ़ा था कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे अगर हमें फायदा हो रहा है तो मैं रीवैल्यूएशन क्रेडिट करूंगा, और अगर नुकसान हो रहा है तो रीवैल्यूएशन डेबिट करूंगा। जब भी नुकसान होगा तो मैं रीवैल्यूएशन डेबिट करूंगा, ऐसे याद कर लो। नुकसान मीन्स रीवैल्यूएशन डेबिट, तो फायदा होगा तो रीवैल्यूएशन ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। सो दीज आर 2 वेज ऑफ डूइंग इट, जो भी तुम्हें ठीक लगे। मैं हमेशा दोनों तरीके से साथ साथ सोच के चलता हूँ कि फायदा होगा तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, और दूसरा तरीका अकाउंट में राइट साइड में आएगा तो दैट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, दैट्स अप टू यू। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट 50,000, हमने इन्वेस्टमेंट्स बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करी थी, अब पता चला 50,000 की इन्वेस्टमेंट है। ओहो, ये तो फायदा हो गया, हमें पता ही नहीं था कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। तो फायदा मीन्स रीवैल्यूएशन के राइट साइड में, राइट साइड मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन एंड अमाउंट विल बी 50,000। और दूसरा तरीका करने का, ये फायदा है तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। एक नरेशन भी होगी तो नरेशन कर लेना, वही नरेशन में यही लिखवा देना बस। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टूवर्ड्स सप्लायर्स फॉर 50,000, ऐसे ही एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी जिसके अगेंस्ट हमें पैसे देने थे, हमें पता ही नहीं था, तो हो तो नुकसान हो गया, तो रीवैल्यूएशन डेबिट। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, सप्लायर्स मतलब क्रेडिटर्स, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 15,000। ठीक है गाइस, सिंपल एंट्री है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, या तो कुछ भी नहीं है, बच्चों वाला खेल है। नेक्स्ट, 600 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स इज नॉट टू बी क्लेम्ड एंड हेंस टू बी रिटर्न बैक। क्रेडिटर के अंदर 600 के कुछ क्रेडिटर्स थे जो अब हमसे पैसे क्लेम नहीं करेंगे, मतलब वाओ हमें इनको पैसे देने ही नहीं है, तो ये तो हमें फायदा हो गया। तो फायदा मतलब रीवैल्यूएशन क्रेडिट। तो थर्ड एंट्री, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट
टू रीवैल्यूएशन, दिस इज 600 600। ठीक है, हमारी फर्स्ट एंट्री होगी, सेकेंड एंट्री होगी, थर्ड एंट्री होगी। अब आती है फोर्थ। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत 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 ध्यान से देखना फोर्थ। सो आउट ऑफ टोटल डेटर्स 3500 ड्यू फ्रॉम अमित बिकम बैड एंड मयंक who owed us 25,000 became insolvent, 40% of the amount due from Mayank is irrecoverable। मतलब हमारे को जो टोटल डेटर्स थे 3500 जो अमित से आने थे वो कभी नहीं आएंगे, तो एक तो हमारा 3500 का नुकसान हो गया, और दूसरा मयंक था जिससे टोटल हमें आने थे 25,000। अब 40% ऑफ द अमाउंट इज इररिकवरेबल, मतलब 25,000 का 40%, 10,000 अमाउंट अब हमें कंफर्म्ड है कि नभी नहीं आने वाला। सो टोटल अमाउंट जो हमें अब कभी नहीं आएगा वो है 13,500। तो ये हो गया हमारा नुकसान, 13,500 का हमारा टोटल नुकसान हो गया। ओके, यहां तक का पॉइंट हमारा क्लियर है। आगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 10% ऑफ डेटर्स, बुक वैल्यू ऑफ डेटर्स इज 2,28,500। कि पहले हमारे डेटर्स थे इतने के, उसमें से हमें 10% प्रोविजन बनाना है। अब लॉजिक देखो, प्रोविजन का मतलब क्या होता है गाइस, मैं पहले पुराना हटा देता हूं, कंफ्यूजन होगी तुम्हें, एक सेकंड में इसको उठा देता हूं। सो प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि डेटर से इतने परसेंटेज चांसेस हैं कि पैसे ना आए, सॉरी इतने परसेंट डेटर्स पैसे ना दें, कि टोटल डेटर्स में से हो सकता है इतने परसेंट अमाउंट हम रिकवर ना करें। अब देखो, टोटल डेटर्स में से 3500 तो पता ही लग गया कि कंफर्म है नहीं आने, और ये 10,000 भी पता लग गया नहीं आने, तो टोटल 2,28,500 में से 13,500 तो कंफर्म ही है हमें कभी नहीं आने वाले, है ना। और उसके बाद जो रिमेनिंग डेटर्स हैं, अब टोटल मयंक के डेटर्स, मयंक के कितने पैसे थे 25,000, तो मयंक के देखो, मयंक के टोटल थे 25,000, जिसमें से हमें कंफर्म्ड 10,000 नहीं आएंगे, ये हमें पता चल गया। दैट मीन्स 15 कंफर्म होगा ना कि पूरे पूरे आ जाएंगे। लॉजिक क्या है, अगर मैं मयंक की मैंने वैल्यू देखे कि मयंक इररिकवरेबल हो गया, उससे हमें 40% इररिकवरेबल है, सो दैट मीन्स 60% रिकवरेबल हो गए। तो जो 60% है 15,000, क्या लॉजिक सोचना गाइस, क्या इस पे भी मुझे 10% प्रोविजन बनाना पड़ेगा कि 15,000 में से भी 10% पैसे ना आए? नहीं, हम इस पे प्रोविजन नहीं बनाएंगे। क्यों? हमें पहले ही पता लग गया कि मयंक के टोटल 25,000 में से 10,000 आने ही नहीं है, 15 ही आने हैं, तो हम 15 पे कोई प्रोविजन नहीं बनाएंगे। अब ये मैंने तुम्हें चीज़ क्यों बताई है, इसका रीज़न देखो। मैं पहले यहाँ पे एक वर्किंग बताता हूँ। तो वर्किंग करते पहले यहाँ पे एंट्री में नीचे कर दूंगा, पहले थोड़ी सी एंट्री की जगह बना दूँ, यहाँ 2 एंट्रीज होनी है। तो देखो, मेरे जो डेटर्स थे वो थे 2,28,500, 2,28,500। मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, चलो तुम्हारे को और ईजी हो जाएगा समझना। डेटर्स थे मेरे 2,28,500। इसमें से जो मेरे बैड डेट्स हो गए, बैड डेट्स वो हो गए 13,500, ये तो मेरे बैड डेट्स हो गए। और इसमें से कंफर्म्ड रिकवरी कि पूरा पूरा अमाउंट हमें, मैंने बताया था मयंक का 15,000 हमें पूरा पूरा आ ही जाएगा, मयंक का हमें 15,000 पूरा पूरा रिकवर हो ही जाएगा। तो बैलेंस डेटर कितने रह गए? तो अगर मैं करता हूं 2,28,500 माइनस 13,500 माइनस 15,000, ये आता है मेरा 2 लाख। तो 2 लाख जो डेटर्स बचे, मैं इस पे 10% प्रोविजन बनाऊंगा। तो प्रोविजन विल बी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विल बी 2 लाख इंटू 10%, तो 20,000 विल बी माई प्रोविजन। ये सब कुछ जो मैंने करा था, इट इज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन, कि टोटल डेटर्स में से इतने तो मेरे बैड डेट हो गए जिनके पैसे अब नहीं आने। मयंक का जो बैलेंस था 15,000, ये कंफर्म्ड आ जाएगा, तो इस पे तो प्रोविजन बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो टोटल में से ये नहीं आए, इतना अमाउंट हमें आ ही जाएगा। दैट मीन्स टोटल जो हमें प्रोविजन बनाना है वो हम 2 लाख पे प्रोविजन बनाएंगे, और 20,000 हो गया हमारा प्रोविजन। अब इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? तो फोर्थ पार्ट की हमारी पहली एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री विल बी
बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कि हमारे 13,500 के बैड डेट्स हो गए जो हमें डेटर्स पूरे पूरे कम करने हैं। उसके बाद अब हमें इसी का पार्ट है, हमें प्रोविजन बनाने 20,000 का, तो इट इज एडिशनल लॉस। एक तो हमारा बैड डेट्स का लॉस हो गया, एक हमें एडिशनल 20,000 का प्रोविजन बनाना है, तो टोटल इतना हमारा लॉस हो गया। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो एक तो हमारा 13,500 का नुकसान हो गया ये, और एक हमें पता है कि 20,000 का हमें प्रोविजन बनाना है, सो दैट मीन्स 33,500 ये हो गया हमारा टोटल नुकसान। तो 33,500 ये आ गया हमारा टोटल नुकसान। ठीक है गाइस, अब मैं तुम्हें इसमें एक एडिशनल पॉइंट बताता हूं जो क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ बट मेरा फर्ज बनता है बताना। वो क्या है एडिशनल पॉइंट? वो पॉइंट है हाउ मच डेटर्स विल बी शोन इन रिवाइज्ड बैलेंस शीट। रिवाइज्ड बैलेंस शीट में टोटल डेटर्स कितने आएंगे? तो वो कितने आएंगे? 2,28,000 जो हमारे ओल्ड डेटर्स थे, 2,28,000 जो हमारे ओल्ड डेटर्स थे, उसमें से हम माइनस कर देंगे बैड डेट्स 13,500 और माइनस न्यू प्रोविजन 20,000। तो नेट जो हमारे डेटर्स आएंगे 2,28,500, मैं 500 लिखना भूल गया, सो 2,28,500 minus 13,500 minus 20,000, so that means 1,95,000 के डेटर्स हमारे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आएंगे। ये याद रखना, ये जो अमाउंट हमने निकाला था दिस इज जस्ट टू कैलकुलेट प्रोविजन, कि प्रोविजन किस पे बनेगा, और ये है कि बैलेंस शीट में डेटर्स कितने आएंगे, कि टोटल में से ये तो बैड डेट्स ही हो गए, और उसके बाद हमने 20,000 का प्रोविजन बना लिया कि ये हो सकता है ये भी पैसे ना आए, तो ये हमें पैसे आएंगे, दिस विल बी शोन ऑन दी एसेट साइड। ठीक है गाइस, ये है हमारी जर्नल एंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने तभी कहा था कि फर्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल तुम्हारे लिए मैंने करा दिए। तो दिस वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अच्छे से समझ लो, 2-3 बार देख लो, क्लियर हो जाएगा। अब आता है फिफ्थ पॉइंट। ये एक्चुअली इसको एक काम करते हैं, इसको फिफ्थ और सिक्स कर लेते हैं। ये है फिफ्थ, ये है सिक्स, क्योंकि मैं करा रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आता है फिफ्थ पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी है, ये बहुत बार 1 मार्कर में, 2 मार्कर में, मल्टीपल चॉइस में डाल देते हैं और इससे हमारा बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन गलत होता है। देखने में जितना इजी लग रहा है उतना इजी है नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है इजी ये तुम्हें अब पता चलेगा, मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स आर अंडर वैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 18,000। हमें बताया हुआ है कि हमारी बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट दी हुई है वो है 18,000, और हमें बताया हुआ है इन्वेस्टमेंट्स आर अंडर वैल्यूड बाय 10,000, मतलब हमने जो इन्वेस्टमेंट थी वो 10% कम पे लिखी है। क्या? हमने इन्वेस्टमेंट 10% कम वैल्यू पे लिखी है, जो है 18,000। हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10% कम करके लिखी है और वो है 18,000। तो यहां पे लेट एक्चुअल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बी x, तो x माइनस 10% ऑफ x के जो भी मेरी एक्चुअल वैल्यू थी उसमें से 10% लेस करके मैंने लिखी है और वो वैल्यू आई है मेरी 18,000। तो जब मैं x सॉल्व करूंगा, x माइनस 10/100x, तो ये मेरा आ जाएगा x इज इक्वल टू 18,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 90, दैट मीन्स 20,000। तो ओरिजिनल वैल्यू जो मेरी इन्वेस्टमेंट की थी 20,000, तो 20,000 के मेरी इन्वेस्टमेंट थी और मैंने 18,000 के लिखे हैं, दैट मीन्स मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 2,000, कि मैंने इन्वेस्टमेंट अंडर वैल्यू लिख दी
थी मेरी 20 की, लिख दी 18, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो ज़्यादा थी, तो 2000 से मेरा हो जाएगा यहाँ पे फायदा। ठीक है। अब बहुत बच्चे गलती क्या करेंगे इसमें, सीधा सीधा 10% ऑफ 18,000 विच इज 1800, और तुम्हें क्या मिलेगा, 0। क्योंकि यही तो कॉन्सेप्ट है, वो एंट्री थोड़ी देखना चाहते हैं, एंट्री तो रीवैल्यूएशन के बच्चे को पता होती है, वो तुमसे यही देखना चाहते हैं कि क्या तुम ये कॉन्सेप्ट समझ पाए। हाँ, अब तुम कहोगे कि हम ये कॉन्सेप्ट समझ पाए, जिनको आता था शाबाश, बहुत अच्छी बात है, तुमने इतना डिटेल में पढ़ा हुआ है। आगे वाले क्वेश्चन भी ट्राई करना। ये क्वेश्चन सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, सबसे खतरनाक क्वेश्चन है एडमिशन का। ये क्वेश्चन आई एम श्योर कि बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं कर पाएगा, जो कर लेगा ही इज जीनियस, और ही विल स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन अकाउंट्स। ठीक है, चलो, तो ये इस तरह से हमें अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो इन्वेस्टमेंट अंडर वैल्यू करी हुई थी हमने 10% से, तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कैसे निकाली हमने, लेट एक्चुअल वैल्यू बी एक्स का 10% जब मैंने निकाला, वो माइनस करके मेरी वैल्यू आई थी 18। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप सबको समझ आ गया हो। तो इन्वेस्टमेंट का मेरा फायदा हो रहा है 2000 का, सो एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, कितना, 2000। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये 6, ये इसी का क्वेश्चन का भाई है, और ये मैं सबको दे रहा हूं होमवर्क इसलिए तुमने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इस पार्ट में हमारा प्रॉफिट या लॉस कितना आएगा। तो यू हैव टू राइट प्रॉफिट, कि प्रॉफिट इतना है वैल्यू, या लॉस इतना है। लेट्स सी, देखते हैं कौन कितना पानी में है, किसी को ये कॉन्सेप्ट जो मैंने कराया वो समझ आ गया। ठीक है। और बच्चों प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, जिन्होंने जो ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में मत देखना, खुद अपना सॉल्यूशन बनाओ, देखो गलत है तो मैं बैठा हूँ, मैं दोबारा समझा दूंगा, लेकिन सॉल्यूशन से देख के आंसर नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में कोई हेल्प नहीं करने वाला। सो दिस इज योर होमवर्क। अब आता है क्वेश्चन नंबर 63, विच इज द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। टफेस्ट मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसकी हर एडजस्टमेंट तोड़ एडजस्टमेंट है, फाड़ एडजस्टमेंट है, देसी भाषा में हर एडजस्टमेंट ऐसी है कि जब तुम करोगे ना, तुम्हें पता चलेगा यार मजा आ गया क्वेश्चन करके। मुझे तो, मेरा खुद बहुत बार ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम में इसका आंसर नहीं आ पाता, जब भी मैं करता हूँ, इतनी बार कर लिया, फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम में इसका आंसर नहीं आता। बट लेट्स ट्राई, क्या कमी है, क्या गलती है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन गाइस। ठीक है। अब सबसे पहले मैं हमेशा क्या करता हूँ, ये तुम तरीका भी देख लेना कि मैं बड़ा क्वेश्चन कैसे करता हूँ। जैसे दिस इज क्वेश्चन नंबर 63। सबसे पहले मैं बनाऊंगा अपने तीनों फॉर्मेट, मैं तीनों फॉर्मेट साथ साथ बनाता हूँ, मैं हर एडजस्टमेंट साथ साथ करता चलाता हूँ, ताकि एंड में मुझे कोई चीज़ बार बार पढ़नी ना पड़े, एक ही बारी में मेरी सारी एडजस्टमेंट और उसके डबल इफेक्ट आ जाए। कैसे, ये भी तुम देखना। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, देन आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैं थोड़ा सा एक्चुअली स्लाइड कर रहा था क्योंकि हमारे 3 पार्टनर्स हैं, एक और एडमिट हुआ है, तो 4 पार्टनर्स हैं, तो 4 कॉलम बनाने हैं, जिसके लिए जगह थोड़ी सी कम है। ये कोई बात नहीं, आई ट्राई टू एडजस्ट। लाइफ में एडजस्टमेंट करनी ज़रूरी होती है, चाहे अकाउंट्स में हो चाहे रियल लाइफ में हो, है ना। सो दिस इज पर्टिकुलर। पार्टनर कौन कौन है, ABC, और नया पार्टनर एडमिट हुआ है D, ABCD, पर्टिकुलर ABCD, और बैलेंस शीट so this is liability amount, asset amount। अब सबसे पहले हर क्वेश्चन में फॉर्मेट बनाने के बाद मैं निकालता हूँ गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो, और उसके बाद मैं ट्रीटमेंट करता हूँ गुडविल का।
क्या करता हूँ मैं, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो और ट्रीटमेंट करता हूँ गुडविल का। लेकिन इस क्वेश्चन में जो चीज़ मुझे पता है वो ऑफ कोर्स तुम्हें पहले क्वेश्चन पढ़ना है। इस क्वेश्चन में गुडविल दी ही नहीं हुई कि पार्टनर कुछ गुडविल ला रहा है नहीं आ रहा, दैट मीन्स गुडविल का इसमें पॉइंट ही नहीं है। देखो यहाँ लिखा हुआ है डी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर एंड हिज कैपिटल इज दिस, क्रेडिटर, एडवर्टीजमेंट, एक्सपेंसेस, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोविजन, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन। यहाँ पे कहीं नहीं दिया हुआ कि ही ऑल्सो ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल। यहाँ कहीं नहीं, हिज और हर कर देता हूँ, ये लड़की भी हो सकती है। यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि ही और शी ब्रिंग्स हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल। कहीं नहीं लिखी हुई ये चीज़ कि गुडविल का शेयर भी वो लेके आ रहा है। सो दैट मीन्स हमें गुडविल का कुछ भी नहीं करना। अगर यहाँ लिखा होता कि एंड ब्रिंग्स नेसेसरी गुडविल, देन आई कुड हैव सेड कि ये हमारा हिडन गुडविल वाला पॉइंट है। अगर लिखा होता कि ब्रिंग्स नेसेसरी गुडविल, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो गुडविल ला रहा है नहीं ला रहा, गुडविल के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, दैट मीन्स इस क्वेश्चन में गुडविल का कोई रोल नहीं है, हमने उससे गुडविल मंगाई ही नहीं है। ठीक है, हिडन गुडविल नहीं है यहाँ पे, याद रखना गाइस। अब हिडन गुडविल नहीं है, दैट मीन्स सैक्रिफाइसिंग रेशो का कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम न्यू रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल के अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। तो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं पहले स्टार हटाता हूं। देखो सबसे पहले मैं स्टार हटाता हूं, इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ए बी सी जो पार्टनर्स हैं इनकी ओल्ड कैपिटल ये मैं लिख देता हूं यहां पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, 60,000 एंड 40,000। डी तो नया पार्टनर है तो डी की कैपिटल होगी नहीं, ये मैंने लिख दिया, इस पे मैंने कर दिया टेक। अब इसका कुछ नहीं करना। अब हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट्स। पहले डी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर एंड हिज कैपिटल इज टू बी 50,000, नथिंग इज मेंशन, मतलब वो कैपिटल कैश में लेके आया है। तो आई विल राइट बाय बैंक डी लाया है 50,000 और मैं यहाँ पे एसेट साइड पे लिखूंगा बैंक। ध्यान से देखना गाइस, बैंक मेरे पास पहले कितना था, बैंक था 10,000, अभी मैं इसको टोटल नहीं करूंगा, 10,000 प्लस 50,000 डी लेके आया है तो प्लस 50,000। ये मेरी हर पार्ट की हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट हो गए। 50,000 यहाँ पे आ गया जो डी कैपिटल लेके आया और वही 50,000 मेरे बैंक में ऐड हो गए। ठीक है, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आते हैं, वो मैंने कर दिए। तो ये एडजस्टमेंट होगी, ये एडजस्टमेंट होगी। नेक्स्ट, आउट ऑफ क्रेडिटर्स 10,000 इज ड्यू टू डी विच इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल। मतलब क्रेडिटर्स में से 10,000 के जो क्रेडिटर्स थे वो हम डी था, मतलब डी को हमें 10,000 देने थे। याद रखना, डी को हमें 10,000 देने थे। हमने क्या किया, वो अमाउंट हमने उसकी कैपिटल में एडजस्ट कर दिया। मतलब अब ये 10,000 हम उसको कैपिटल की फॉर्म में देंगे। कैपिटल की फॉर्म में देना मतलब पार्टनर की कैपिटल बढ़ोगी या कम होगी। 10,000 हमने पार्टनर को, हमने एक सेकेंड गाइस, हमने पार्टनर को 10,000 देने थे क्रेडिटर की फॉर्म में। अब वो क्रेडिटर की फॉर्म की जगह अब हम उसको देंगे पार्टनर की फॉर्म में, तो है तो हमारे लिए अभी भी ये लायबिलिटी। तो पार्टनर की कैपिटल हमारी बढ़ जाएगी। आई विल राइट बाय क्रेडिटर्स 10,000, तो बाय क्रेडिटर्स 10,000 और इससे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी। और सेकंड इफेक्ट क्या होगा मेरा, मेरे जो टोटल क्रेडिटर्स थे कितने थे 30,000, उसमें से 10,000 हो जाएंगे माइनस में। अभी बाहर कुछ नहीं लिखूंगा, जब भी कुछ बाद में होगा तब देखूंगा कि क्रेडिटर्स की और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो। ठीक है गाइस, अब अगर तुम्हें यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है किस चीज़ की, कि सर हमें नहीं समझ आया ये पॉइंट कि क्रेडिटर यहाँ पे क्यों लिखा, टेंशन लेने का ही नहीं, हम सिंपल एंट्री करेंगे। इस एंट्री से आउट ऑफ क्रेडिटर्स 10,000 ड्यू टू डी विच इज एडजस्टेड इन कैपिटल, इससे मुझे बताओ क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। सब बच्चे बोलेंगे कि क्रेडिटर्स सर कम हो रहे हैं, हमें क्रेडिटर्स से अब हमें पार्टनर को देना है, मतलब क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं। क्रेडिटर्स का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। क्रेडिटर का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। लायबिलिटी कम करने के लिए हम उसको डेबिट करेंगे। ये मैंने चीज़ हर बार बताई है अपनी सारी वीडियोस में कि अगर किसी भी अकाउंट को हमने बढ़ाना है, तो अगर किसी का अकाउंट डेबिट है, हमने उसको बढ़ाना है, इंक्रीज करना है तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज करना है तो क्रेडिट करेंगे। किसी अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है और हमें उसको बढ़ाना है तो क्रेडिट करेंगे, कम करना है तो डेबिट करेंगे। तो क्रेडिटर का बैलेंस होता है क्रेडिट, क्रेडिटर बढ़ाने हैं
तो हम लिखेंगे क्रेडिटर्स को क्रेडिट साइड में, लेकिन क्रेडिटर कम करने हैं तो हम क्रेडिटर को करेंगे डेबिट। तो एंट्री विल बी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल, यही एंट्री होगी। अब इजी लग रहा है ना? अच्छा हाँ सर, एंट्री तो यही होनी है कि क्रेडिटर कम हो गए, डी की कैपिटल बढ़ गई। तो डी की कैपिटल बढ़ गई तो डी के अंदर आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स 10,000, सिंपल लेजर पोस्टिंग। लेजर में यही होता था ना कि डी की कैपिटल के अंदर हम लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स। अब सारे बच्चे बोलोगे हाँ सर अब थोड़ा बहुत समझ आया है, कोई बात नहीं, एक दो बार और देखना और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया, क्रेडिटर्स लिख दिए यहाँ पे पहला इफेक्ट, दूसरा मैंने यहाँ से 10,000 माइनस कर दी। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ 1200 टू बी कैरी फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। हमने कुछ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस करे थे, कुछ खर्चा किया था जो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दिखा दिया था, लेकिन वो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस है, मतलब एक हमारा नया एसेट है जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं करा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जो हमने करा था हमने उसको एसेट दिखाना है, एक्सपेंस दिखा दिया था, तो लॉजिकली वो खर्चा हमारा नहीं है, हमने बुक्स में खर्चा दिखा दिया तो मतलब हमारा प्रॉफिट हो गया। तो इसको मैं यहां पे लिखूंगा बाय प्रीपेड एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट, कितना 1200, और ये मेरा बैलेंस शीट में एसेट साइड आ जाएगा। थोड़ा मैं स्पेस छोड़ देता हूं यहां पे। सो दिस इज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर प्रीपेड 1200 कि मेरा एक नया एसेट बन गया जो मैंने पहले खर्चा दिखाया हुआ था। पहले खर्चा दिखाया हुआ था, चाहे तुम उसको छोड़ भी सकते हो। मैंने अपनी बुक्स में एक एसेट बनाना था, एसेट नहीं बनाया तो 1200 का मैं अपना एसेट बना लूंगा, तो अनरिकॉर्डेड एसेट एक तरह से। ठीक है, ये लो। थर्ड पॉइंट, एक्सपेंसेस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स 2000 पेड टू बीज पर्सनल एक्सपेंस। अब बी कौन है? हमारा पार्टनर। बी का हमने कुछ पर्सनल एक्सपेंस किया था 2000 और उसको हमने अपनी बुक्स में डेबिट कर दिया था, मतलब हमने प्रॉफिट एंड लॉस में उसको एक्सपेंस दिखा दिया था। तुम सोचो, हम एक फर्म है, फर्म में एक पार्टनर है जिसका अपना घर का कुछ खर्चा था, तो वो फर्म का तो खर्चा है नहीं, लेकिन गलती से हमने उसको फर्म का खर्चा दिखा दिया, तो दैट मीन्स ये हमारा खर्चा नहीं है, तो ये हमारा फायदा हो जाएगा क्योंकि हमारा तो खर्चा है नहीं। तो हम लिखेंगे यहां पे बाय बीज कैपिटल कि ये खर्चा बी का पर्सनल खर्चा था, ये हमारा खर्चा नहीं था, तो यहां पे हम लिखेंगे बाय बीज कैपिटल, और यहां लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन बी में 2000 कि हम बी की कैपिटल कम कर देंगे 2000 से। क्यों? हम क्या बोलेंगे, भाई हमने खर्चा किया था 2000 का और हमने अपनी बुक्स में एक्सपेंस दिखा दिया था, जबकि वो हमारा खर्चा नहीं था। एक तरह से हमने बी को पैसे दिए थे, ये एक तरह से हमने बी को पैसे दिए थे, और जब पार्टनर को पैसे देंगे मतलब उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। सो टू रिवैल्यूएशन 2000 ये आ जाएगा बी की कैपिटल में, उसकी कैपिटल कम, और हमारा एक फायदा हो जाएगा क्योंकि ये फर्म का खर्चा नहीं था। हर एंट्री के दो दो इफेक्ट में साथ साथ करता चला जा रहा हूं। डी पॉइंट, अब बिल, अच्छा बैंक मैंने लिख दिया, बैंक हो गया, यहां से क्रेडिटर्स हो गया, जो हो रहा है मैं उसको साथ साथ लिखता चला जाता हूं। A bill of exchange of 4,000 which was previously discounted with the bank was dishonored on this date but no entry was passed for the dishonor। मतलब एक हमने बिल डिस्काउंट कराया था बैंक से 4,000 का। बैंक से डिस्काउंट कराने का मतलब कि बैंक से हमने एडवांस में 4,000 ले लिए और बैंक को हमने वो बिल दे दिया कि आप ड्रॉई से जाके बाद में पैसे लेते रहना, मेरे को आप पैसे दे दो। अब हुआ क्या, वो बिल हो गया डिसऑनर। अब सबसे बड़ा पॉइंट यहां पे क्या है गाइस, कि ये हमारा नुकसान नहीं है। अगर बिल डिसऑनर हो गया तो ये नुकसान नहीं है हमारा। क्यों? क्या होगा जब बिल डिसऑनर होगा, तो बैंक जब उसके पास गया उसने बोला मैं तो नहीं पैसे देता, तो क्या होगा, बैंक को हमें 4,000 वापस करने पड़ेंगे। हमने बैंक को 4,000 वापस कर दिए और हम उस पर्सन को बोलेंगे कि भाई अब तुझे 4,000 हमें देने हैं। अब चाहे उस पर इंटरेस्ट लगाओ, चाहे वो 3 महीने बाद दोबारा बिल करे, वो अलग बात है। अभी नुकसान नहीं हुआ, अभी ये पर्सन इंस्टॉलमेंट नहीं हुआ, अभी सिर्फ उसने बिल के पैसे नहीं दिए, तो बिल डिसऑनर हो गया, मतलब हमें बैंक को पैसे वापस करने पड़े। अब दोबारा से इस बंदे को हम पीछे पड़ेंगे कि पैसे दे। डिसऑनर होने का मतलब
कि पैसे, अगर मैं बोलता हूं वो पर्सन इनसॉल्वेंट हो गया तो मतलब उससे पैसे कभी नहीं आएंगे। डिसऑनर का मतलब ये नहीं होता कि वो इनसॉल्वेंट है, याद रखना गाइस, डिसऑनर इज नॉट इंसॉल्वेंट। डिसऑनर मतलब उसने अभी पैसे नहीं दिए, क्या पता बाद में पैसे दे दे, तो ये हमारा नुकसान नहीं है। तो इस एंट्री का लॉजिक क्या होगा, हमने बैंक में पैसे दिए, दैट मीन्स 4000 हमारा बैंक कम हो गया, और अब दोबारा से हमारे डेटर्स 4000 से बढ़ जाएंगे कि हमें इतने पैसे और आने हैं, हमें इतने पैसे उससे कलेक्ट करने हैं। तो बैंक से हमारे 4000 माइनस हो जाएंगे। पहली बात कि बैंक से मेरे 4000 माइनस हो गए, क्यों? क्योंकि मुझे डिसऑनर की वजह से जो मैंने एडवांस लिया हुआ था बैंक से वो वापस करना पड़ा, और जो वो है ड्रॉई है यानी डेटर, डेटर पहले कितने थे हमारे, पहले थे 30,000 के, अब डेटर हमारे और बढ़ जाएंगे 4000, अब डेटर्स हो जाएंगे 34,000। तो ये दो इफेक्ट इसके आगे, ये नुकसान नहीं है या फ़ायदा नहीं है, तो रीवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। ठीक है, सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन सब में भी। तो सारे इंपॉर्टेंट है, ये उनसे भी इंपॉर्टेंट है कि हमारा जब बिल डिसऑनर हुआ हमें बैंक को पैसे देने पड़े, और अब दोबारा से हम उसको डेटर्स में ऐड करके बाद में उससे पैसे कलेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट डेटर्स। हमें 5% का प्रोविजन बनाना है। तो प्रोविजन, अब देखो हमें कुछ कंफर्म नहीं है कि वो पूरे 4000 देगा। जैसे पुराने क्वेश्चन में तो पता था कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ, तो हमें कुछ नहीं पता कि इस 4000 में से वो कितने पैसे देगा, तो हम इसमें भी प्रोविजन बनाएंगे। तो 34,000 का 5%, 34,000 इंटू 5%, दैट मीन्स 1700 का हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो मैं बनाऊंगा यहां पे लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1700, तो टोटल डेटर्स माइनस 1700 का प्रोविजन, ब्रैकेट मतलब माइनस, ब्रैकेट मतलब माइनस, तो 34 माइनस 1700 ये आ जाएगा डेटर्स। अभी देखते हैं आगे और एडजस्टमेंट तो नहीं है हमारा, ये पॉइंट भी हो गया, ये पॉइंट भी हो गया। लास्ट पॉइंट, तो डेटर्स भी हमने लिख दिया, जो मैं लिखता चला जा रहा हूं उनको ठीक करता जा रहा हूं। लास्ट पॉइंट, एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ 2100 इज पेड बाय ए। रीवैल्यूएशन के कुछ खर्चे हुए थे 2100, वो ए ने अपनी पॉकेट से पे करे बेचारे ने, तो हमें ए को देने पड़ेंगे, तो वो फर्म का खर्चा है। तो पहली बात, अच्छा मैंने प्रोविजन नहीं लिखा, 1700 का सेकंड इफेक्ट, प्रोविजन है मतलब नुकसान, सो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1700, और टू एस कैपिटल रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस बेचारे ए ने पे करें 2100 के। तो इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा कि ए को हमें 2100 देने पड़ेंगे, मतलब हम ए की कैपिटल बढ़ा देंगे। हमने दिए नहीं है अभी, ए ने अपनी पॉकेट से दे दिया, हमने बोला कोई बात नहीं हम तेरे को बाद में दे देंगे, तो हम कैपिटल बढ़ा देंगे बाय रीवैल्यूएशन, ए के अंदर आ जाएगा 2100। ठीक है, कि हमने ए की कैपिटल 2100 से बढ़ा ली। ठीक है गाइस, सो ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, सारी एडजस्टमेंट्स, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। अब मुझे क्या करना है, जो जो बैलेंस शीट में जो लिखा हुआ है जिसमें कोई चेंज नहीं है, कोई टिक नहीं है, उनको मैं एज इट इज़ लिख दूंगा। तो आई थिंक मुझे थोड़ा सा अपना बैलेंस शीट बढ़ानी पड़ेगी, चीज़ें काफ़ी सारी हैं। तो जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, एक स्पेस छोड़ देता हूँ यहाँ पे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, बिल रिसीवेबल। अब तुम सोचोगे कि सर बिल रिसीवेबल का इस बिल से कोई लिंक नहीं है, इससे कोई लिंक नहीं है। क्यों? बिल रिसीवेबल जो हमने बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तो बीआर तो हमने बैंक को ही दे दिया, तो बीआर तो हमारा वहीं ख़त्म हो गया था ये 4000 का। तो इस 4000 का इस बिल रिसीवेबल से कोई भी लिंक नहीं है, तो बीआर एज इट इज़, और कुछ नहीं एसेट साइड में। तो लैंड है हमारा 50,000, प्लांट है हमारा 40,000, फर्नीचर है हमारा 30,000, स्टॉक है हमारा 20,000, बिल रिसीवेबल है हमारा 20,000। ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिख चुका हूँ, क्रेडिटर लिख चुका हूँ,
तो यहाँ पे आ जाएगा बिल्स पेबल 10,000। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, सबसे पहले मैं करूंगा अब सारा मैंने एडजस्टमेंट कर ली, सारी चीज़ें जो इसमें थी। अब मुझे ये क्वेश्चन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं कांटा क्यों मार रहा हूँ, हर चीज़ में लिख चुका हूँ, हर चीज़ में टिक कर चुका हूँ। अब मैं ये क्वेश्चन देखूंगा ही नहीं। गया तुम देखना, ये मैंने कांटा मार दिया, तुम चाहते हो तो मैं क्वेश्चन हटा ही देता हूँ। ये देखो, अब मैं क्वेश्चन हटा रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन देखना ही नहीं है। मैं सीधा सीधा पहले रीवैल्यूएशन क्लोज करूँगा। तो दिस इज़ 2800, ये है सॉरी 3800, तो दिस इज़ 3800, तो मेरा लॉस आ गया। सॉरी गाइस, मुझे बीच में एक छोटा सा कॉल आ गया था। सो मेरा यहाँ पे लॉस रीवैल्यूएशन का आ रहा है 600 का। सो दिस इज बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन 600, और लॉस हमें पता है हमेशा रीवैल्यूएशन का डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशो। तो ओल्ड पार्टनर्स मेरे, ओहो मुझे देखना पड़ेगा। ओल्ड पार्टनर्स हैं ABC, ओल्ड रेशो 3:2:1। सो ABC 3:2:1, that means 300, 200 and 100। रीवैल्यूएशन क्लोज करने के बाद अब मेरा जो ये लॉस आ रहा है, इस लॉस को मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ पे। क्यों? क्योंकि लॉस है, लॉस मतलब पार्टनर्स की कैपिटल होगी कम, लॉस मतलब पार्टनर्स की कैपिटल होगी कम। तो ये आ जाएगा बाय रीवैल्यूएशन लॉस 300, 200 एंड 100। तो अब मैं करूंगा इसके बाद अपना कैपिटल क्लोज, तो जल्दी से करते हैं। तो दिस इज 62100, 60,000, 40,000 और ये आ जाएगा 60,000। अब यहाँ पे भी 62100, 60,000, 40,000 एंड 60,000, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा, I'll write in different color. So this is 2 balance carried down, balancing figure, or we call it closing capital। के पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, तो वो 62100 minus 300, it is 61800, 60,000 minus 258, तो 57800, और 40,000 माइनस 100, 39900, और इसका तो बैलेंस 60,000 ही रहेगा। अब उसके बाद इस बैलेंस को मैं यहाँ लिख दूंगा कैपिटल्स ABCD। सो दिस इज 61800, 57800, 39900 और 60,000, और बाहर लिख देता हूँ मैं इसका टोटल। तो 61800 प्लस 57800 प्लस 39900 प्लस 60,000, दिस इज 219500। ठीक है गाइस, 219500। अब अगर मेरी बैलेंस शीट मैच कर गई, मतलब मेरा क्वेश्चन सही है, वरना कुछ गड़बड़ होगी और उसमें मेरे को देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैंने सब कुछ स्टेप वाइज करा है, तो इसीलिए गड़बड़ नहीं हो सकती। तो अब एक काम करते हैं, पहले जो हमने ब्रैकेट्स करी थी उसको क्लोज करते हैं। तो 30,000 माइनस 10,000 इज 20,000, ये हो गया। 60 माइनस 44,000 56,000, ये हो गया। डेटर्स 34 माइनस 133, सो 32300, और कुछ भी नहीं है। चलो यहाँ का 2195 प्लस 30, दैट इज 249500। 249500। अब यहाँ का करते हैं, आई यूज कैलकुलेटर क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। $249500 एंड माई आंसर इज मैचिंग। ठीक है, देखो बैलेंस शीट मैच कर रही है, सीधा सीधा आ गया मेरा आंसर। इसी तरह से हमें अपना क्वेश्चन करना है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, गाइस नाना करते हुए भी एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे हो गई है, मुझे वो थोड़ा सा मैंने अभी देखा, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है गाइस, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ ताकि तुम वो मिस्टेक ना करो।
तुम बोलोगे से बैलेंस शीट तो आपकी मैच कर रही है, हो सकता है कुछ बच्चों को उन्होंने पहचान ली हुई मिस्टेक पहले ही और उन्होंने सोचा होगा सर गलत कर रहे हैं, बट मुझे पता चल चुकी है गलती क्या है। मैंने कहा था कि एक ना एक गलती इसमें रह ही जाती है हर बार। अब वो गलती क्या है गाइस, देखो हिज कैपिटल इज टू बी 50,000 के पार्टनर की टोटल जो कैपिटल होनी चाहिए नए पार्टनर की वो होनी चाहिए 50,000। तो हमें बोला हुआ है कि 10,000 जो अमाउंट है वो तो हमने क्रेडिटर से एडजस्ट कर लिया, तो ये वाली एंट्री हमारी सही है कि क्रेडिटर से हमने 10,000 एडजस्ट कर लिया, ये बिल्कुल सही है। सो इट मीन्स उसकी कैपिटल होनी चाहिए 50,000, 10,000 हमने क्रेडिटर से एडजस्ट कर लिए, मतलब वो कैश तो 40,000 लाएगा, है ना। वो कैश कितना लेके आएगा 40,000। 40,000 क्यों लेके आएगा गाइस, एक सेकेंड, 40,000 क्यों लेके आएगा, उसकी टोटल कैपिटल होनी चाहिए 50। यहां लिखा हुआ है टोटल कैपिटल होनी चाहिए 50, मैंने टोटल कैपिटल 60 कर दी। इसमें लिखा हुआ है टू बी, अगर टू बी ना लिखा होता ना तो फिर भी आंसर हमारा सही एक पॉइंट पे हो सकता था। इसमें बोला हुआ कि टोटल कैपिटल उसकी 50 होनी चाहिए, 10,000 सो क्रेडिटर से एडजस्ट होगी, तो बैलेंस 40 हमारा कैश आएगा, तो यहां पे भी आएगा 50, ये दोनों जगह पे 50-50 आएगा, 50-50। अब देखो इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, एक तो हमारी लेफ्ट साइड में कैपिटल आ गई 50,000 और ये 10,000 से कम हो गया, तो दिस इज 239500, और दूसरा एसेट साइड में हमारा 50,000 की जगह 40,000 ऐड होगा कि पार्टनर जो है वो कैश में 40,000 लेके आया ना कि 50,000, और यहां का भी 239500। दिस वॉज द मिस्टेक आई डिड। सो क्वेश्चन वॉज ईजी, मतलब नॉट ईजी, क्वेश्चन सब कुछ इसमें सारे पॉइंट्स मेरे सही थे, सिर्फ एक ही मिस्टेक हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि 2395 आंसर मैं हमेशा करता हूँ, ये 24 क्यों आ रहा है। अब तुम कहोगे सर फिर आपकी मैच कैसे करेगी। गाइस अगर हम कॉन्सेप्चुअली सही है ना, इसका मतलब क्या है कि हम हर चीज़ के दो इफेक्ट करते हैं, हम हर चीज़ के दो इफेक्ट करते हैं, एंड अगर हम हर चीज़ के दो इफेक्ट कर रहे हैं वी विल ऑलवेज स्माइल, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट हमेशा मैच करेगी। बच्चों की बैलेंस शीट तब नहीं मैच करती जब वो एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट नहीं करते, या फिर पुरानी चीज़ें जिन पे एडजस्टमेंट नहीं है उनको एज इट इज़ लिखना भूल जाते हैं। तो हमें हमेशा याद रखना है हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट करने हैं, और हर वो चीज़ जिसमें कोई चेंज नहीं है उसको एज इट इज बैलेंस शीट में लिखना है, तुम्हारी बैलेंस शीट हमेशा टैली करेगी। अब मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता एंड लेट्स से ये 8 मार्कर होता, मैंने जो मिस्टेक करी थी अब मेरी बैलेंस शीट मैच कर रही है, तो मतलब टीचर भी देखेगी ना, वो बोलेगी मतलब इसने एक गलती की है, और उनको पता होगा कि सब कुछ सही है, सिर्फ ये 60 आ रहा है 50, वो ये देखेगी, तो मेरे को मिलेंगे 7.5, इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं वो काट सकती। हो सकता है ह्यूमैनिटी तौर पे मुझे 8 भी दे दे कि सब कुछ सही है, बेचारे की एक गलती होगी, चलो छोड़ो माफ़ कर दो बच्चे को, सब कुछ तो सही है, लेकिन CBSE ऐसे नहीं करेगी, तो 7.5 मुझे मिनिमम इसमें मिल जाएंगे, क्योंकि कुछ गलती नहीं है मेरी, सारे कॉन्सेप्ट सही हैं। अगर मान लो मेरी बैलेंस शीट टैली ना करती और मैं क्वेश्चन वहीं छोड़ देता, वहाँ टीचर पहले ही 1 मार्क अपने माइंड में काट लेता कि बैलेंस शीट इसने करी नहीं है, टोटल हार ही मान ली, तो इसका क्वेश्चन ही छोड़ दो, 1 मार्क तो काट लो, अब देखो इसने क्या क्या गलतियाँ की है। तो हमें हमेशा अपना टोटल टैली करना है, नहीं आया तो गलतियाँ चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ तो मुझे पता चल गया था कि दिस वॉज बाय मिस्टेक। अच्छा था ना गाइस क्वेश्चन, आई होप सबको ये क्वेश्चन पसंद आया हो। चलो अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा, दिस इज, लेट्स नेम दिस क्वेश्चन नंबर, हमने करा था 1 2 3 4, लेट्स गिव दिस क्वेश्चन नंबर 5। सो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी दिस क्वेश्चन इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, बट इसके अंदर एक पॉइंट है, ट्रिक पॉइंट है, जो बहुत सारे बच्चे शायद करके ही ना जाएं, हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ के ही ना जाएं, क्योंकि ध्यान नहीं देते बच्चे इन सारे क्वेश्चंस में, और जो करके जाए वो इनको भूल जाए या याद ना रहे। तो मैं ये क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा कि तुम्हारे को हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन भी याद रहे। अब गाइज मैं एक चीज़ तुम्हें पहले बता दूं, ये जो क्वेश्चन है, मैं तुमने देखा होगा मैं हमेशा कैलकुलेटर यूज़ करता हूं, तो जो ISC के स्टूडेंट्स हैं दे वुड बी हैप्पी, नॉट हैप्पी बेसिकली, दे वुड हैव नो इशू विद दिस बिकॉज कैलकुलेटर इज अलाउड टू देम, एंड CBSE वालों को कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। मैं कैलकुलेशन इसलिए करता हूँ क्योंकि क्वेश्चंस बड़े हैं, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती हैं, अगर मैं बिना उससे करूँगा आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम इन डूइंग कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन तो कोई भी कर सकता है, ऑल आई वांट इज़ कि हमारा आंसर सही आए, तो कैलकुलेशन करने में आई डोंट वेस्ट टाइम। चलो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि मेरा हर बार का कॉन्सेप्ट होता है। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, अब यहाँ पे एक तो हमारा कैपिटल अकाउंट है, एक है करंट अकाउंट, एक तो कैपिटल है एक है करंट, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे, और क्वेश्चन में हमें बोला गया प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो मैं अपना यही चीज़ यहाँ पे कर दूंगा, आई विल मेक अ रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने कुछ नहीं, जो क्वेश्चन में बोला गया मैंने वही करना है। बस मेरी आदत ये है कि मैं फॉर्मेट हमेशा पहले बना लेता हूँ, क्योंकि हमें टाइम कम वेस्ट करना है और गलती के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो रखने हैं। सो दिस इज पर्टिकुलर अमाउंट। अब आता है हमारा, पहले बोला है पार्टनर्स करंट अकाउंट, सो पार्टनर्स करंट अकाउंट, एक सेकेंड, पार्टनर्स करंट अकाउंट कितने पार्टनर्स है हमारे, रुमंत, मोनिका, चार्ली और एक पार्टनर ऐड किया है, तो RMCN, शॉर्ट में मैं इनको RMC और पार्टनर है N बोल देता हूँ, RMCN। तो 4 कॉलम बनेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तरीका क्या होता है, मैं हमेशा पहले टी शेप बनाता हूँ बीच में डिवाइड करके, देन ऐसे कॉलम। मैं कोई स्केल कुछ यूज़ नहीं कर रहा, फिर भी देखो मेरी फॉर्मेटिंग काफ़ी हद तक बेटर है। वो सिर्फ इसीलिए कि आई डोंट स्टार्ट मेकिंग लाइन्स फ्रॉम हेयर, मैं पहले मिडिल वाली बनाता हूँ, उसके बाद डिवीजन करता हूँ। सो पर्टिकुलर RMCN, सो पर्टिकुलर RMCN। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे या बोलेंगे कि सर आप नए पार्टनर का कैपिटल क्यों बना रहे हो। भाई मेरे को तो आदत है, मैं तो बनाता हूँ, सीधी बात है। बहुत लोग नहीं बनाते, आई रियली डज नॉट कंसर्न, चाहे ये खाली रहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा हर एंट्री के डबल इफेक्ट दिखाता हूँ, तो मुझे तो अकाउंट हमेशा बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट जो हमारी है वो सारी करंट अकाउंट में होती है, कैपिटल में कभी भी ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं होती। सारी एडजस्टमेंट हमारी करंट से ही होती है, जो भी रीवैल्यूएशन है, गुडविल है, सब कुछ करंट में जाता है। हमने ये चीज़ फंडामेंटल में भी देखी थी कि जब करंट और कैपिटल बनाते हैं, कैपिटल में तो सिर्फ वो पैसा आता है जो पार्टनर अपनी पॉकेट से लेके आ रहा है, बस। बाकी जो भी चीज़ फर्म से उसको मिल रही है वो सब कुछ करंट में जाते हैं, याद रखना। जो भी फर्म देती है पार्टनर को वो सारा आता है करंट अकाउंट में, और जो भी चीज़ पार्टनर अपनी पॉकेट से लेके आता है, जैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस करना, वो आता है कैपिटल में। तो पर्टिकुलर RMCN, पर्टिकुलर RMCN। और लास्ट में हम बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। हमें बैलेंस शीट बोली गई है, तो बैलेंस शीट। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। गाइस बस इसके बाद एक क्वेश्चन और है, बस ये तुम्हारे सारे टिपिकल क्वेश्चंस हैं, तो तुम्हें मोस्टली सारी चीज़ें करनी आ जाएंगी। गुडविल की एंट्री होगी, उसमें एक ही में सब कुछ था, रेशोज़ का हो गया, रीवैल्यूएशन वाला पॉइंट हो गया, बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, टिपिकल क्वेश्चन, एंड यहाँ पे टिपिकल पॉइंट्स वाले क्वेश्चन जिसमें करंट कैपिटल भी आ गया, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में RMC की ओल्ड रेशो 3:2:1। On the above date, Neelam is admitted to the following terms. Neelam will bring 1 lakh as her capital and will get 1/6 share in profit. Neelam का इतना profit share है. She will bring necessary cash for her share of goodwill. Goodwill of the firm is valued at this. Firm की goodwill दी हुई है और वो इतना share लेके आएगी. New profit sharing ratio is this. नई profit sharing ratio हमें दी हुई है. Bill receivable, ये 14,008 क्यों लिखा हुआ है इन्होंने भाई? अच्छा चलो, 14,008 डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक बट डिसऑनर्ड। इसको मैं एक काम करता हूँ ना, इसको 14,008 की जगह इसको मैं 14,000 कर देता हूँ ना, क्यों पॉइंट्स में ख़राब करना। 14,000, तो BR फॉर 14,000 चलो एडजस्टमेंट है, स्टॉक एडजस्टमेंट है। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ नीलम्स कैपिटल थ्रू देयर करंट अकाउंट, के पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम एडजस्ट करेंगे नीलम के कैपिटल के अकॉर्डिंग, और उसकी एडजस्टमेंट होगी करंट अकाउंट से। दैट मीन्स कैश के थ्रू एडजस्टमेंट नहीं होगी, ठीक है। दिस इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये जो हमारा टॉपिक है, दिस इज
एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। अब यहाँ पे नया पॉइंट क्या है तो सिंपल, लेकिन जो क्लोजिंग कैपिटल की एडजस्टमेंट है वो होगी करंट अकाउंट से, और हमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी यहाँ पे मेंशन है। देखो करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी मेंशन है और एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से होगी। अब इसको कैसे शो करें बुक्स में? अगर करंट अकाउंट बैलेंस ना होते फिर तो इजी था कि वो जो तुम्हें पता ही है, फिर मैं वो नहीं करा रहा, वो तो सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये ट्रिकी और इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए, तो वो सिंपल पार्ट है। बट यहाँ पे करंट अकाउंट भी है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, चलो। तो सबसे पहले मैं ऐसे क्वेश्चन में बनाता हूँ अपना वर्किंग नोट, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, आई विल कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो, और मैं गुडविल की एंट्री करता हूँ, हमेशा मेरी आदत है, और तुम्हें भी करनी है। वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं और गलती के चांसेस 0 हो जाएंगे। तो आई विल कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो, पार्टनर्स हैं RMC, सो RMC, R की न्यू रेशो 2/6, M की न्यू रेशो 2/6, और चार्ली की न्यू रेशो, C की न्यू रेशो, अब मैंने C लिख दिया 1/6, माइनस ओल्ड रेशो 3:2:1, सो 3/6, 2/6, 1/6, सो दैट मीन्स -1/6, 0, 0, सो दैट मीन्स सिर्फ R सैक्रिफाइस कर रहा है और M और C कुछ भी नहीं कर रहे, ना ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना गेन कर रहे हैं, सिर्फ R सैक्रिफाइस कर रहा है, मतलब सारा गुडविल का शेयर R को मिलेगा। वेरी गुड, ठीक है। अब हम गुडविल की एंट्री करते हैं। नीलम ब्रिंग 1 लाख एज अ कैपिटल, तो हम एंट्री कर देता हूं मैं, जर्नल एंट्री, नीलम ब्रिंग 1 लाख एज अ शेयर ऑफ कैपिटल, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एंस कैपिटल, कैपिटल वो लेके आई है 1 लाख, ओके, एक सेकेंड गाइस, कैपिटल वो लेके आई है 1 लाख, ओके, एंड शी विल ऑल्सो ब्रिंग नेसेसरी कैश फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट दिस। तो अगर फर्म की गुडविल इतनी है तो एंस शेयर ऑफ गुडविल विल बी गुडविल ऑफ द फर्म 180 इनटू हर शेयर, नीलम का जो शेयर है दैट इज 1/6, तो 1/6 दैट मीन्स 30,000 वो अपनी गुडविल का शेयर भी लेके आ रही है, सो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000, और जो टोटल कैश हमें आ रहा है वो आ रहा है 130। ठीक है गाइस, बहुत ही सिंपल। और उसके बाद ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट सैक्रिफाइस कर रहा है बेचारा आर, तो टू आर्स कैपिटल कितना 30,000 सारा का सारा जो है वो आर को मिल जाएगा, बिकॉज ओनली आर इज सैक्रिफाइसिंग। और ये कैपिटल में नहीं जाएगा, ये कहाँ पे जाएगा? आर्स करंट अकाउंट। क्यों? हम हमेशा कैपिटल करते हैं, बट जब क्वेश्चन में ही कैपिटल और करंट बैलेंस दिए हैं तो जैसे मैंने बताया था जो भी चीज़ फर्म के थ्रू मिलती है वो सारी की सारी करंट अकाउंट में जाती है, ठीक है। और जो पार्टनर अपनी पॉकेट से लगाता है, जैसे इसने कैपिटल लगाई थी, ये हमारा कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ये ठीक है। चलो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये दोनों एंट्रीज कर ली, इन एंट्रीज का इफेक्ट करेंगे। अब सबसे पहले मैं कैपिटल बैलेंसेस लिख लेता हूँ। सो कैपिटल तीनों की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, RMC की है 350, 3 लाख 250, तो 350, 3 लाख 250, ये हो गया। जो होता जा रहा है मैं हमेशा साथ साथ टिक करता जाता हूं। करंट अकाउंट R और C का है 8 और 12,000, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन R का है 8,000 और C का है 12,000, ठीक है। और ये हो गया, ये हो गया, अरे यार हिल जाता है, सॉरी, R का हो गया, C का हो गया। और मोनिका का करंट अकाउंट डेबिट साइड पे है, मतलब मोनिका ने हमें पैसे देने हैं, नुकसान है मोनिका का। सो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब नेगेटिव कैपिटल, मोनिका की है 14,000, ठीक है गाइस, ये समझ आया। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले अपने बैलेंसेस लिख दिए। व्हाट आई विल डू नाउ, अब मैं करूंगा अपनी सारी एडजस्टमेंट्स। अब एडजस्टमेंट करते हैं। बिल रिसीवेबल ऑफ 14,000
डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक बट डिसऑनर्ड वॉज नॉट रिकॉर्डेड। अगेन वही पुराने वाला पॉइंट कि बिल रिसीवेबल हमने जो बैंक से डिस्काउंट कराया था वो हो गया डिसऑनर और हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा। तो पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे बैंक। सो बैंक मेरा है 87,000। कैपिटल की एंट्री का इफेक्ट हम बाद में करेंगे। तो 14,000 बैंक से मेरे माइनस हो जाएंगे क्योंकि मुझे देने पड़े। एक स्पेस छोड़ के डेटर्स मेरे हैं 87,000। अच्छा डेटर्स भी 87, बैंक भी 87। तो 87,000 के डेटर्स में मेरे 14,000 ऐड हो जाएंगे। ठीक है गाइस, ये हमने पहले पढ़ लिया तो मैं इस पे दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इसके दोनों इफेक्ट हो गए, मैंने बैंक भी लिख दिया, मैंने डेटर्स भी लिख दिया। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ स्टॉक फर्नीचर इन्वेस्टमेंट टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। स्टॉक, अच्छा मैंने मोनिका करंट अकाउंट भी लिखा हुआ है। स्टॉक फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट मुझे 20% से कम करना है। तो पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ रिवैल्यूएशन में टू स्टॉक टू फर्नीचर टू इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी कम हो रही है 20%। एक बार मुझे देखना है क्या बुक में कोई IFR है। IFR की मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक तुम्हारे को राइट साइड में यहाँ पे ऊपर अभी दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा कि हाउ टू डू ऑल द एंट्रीज ऑफ IFR एंड WCR इन ईजीएस्ट वे। तो यहाँ पे तुम्हें वो दिख जाएगा। यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड लर्न IFR एंड WCR अच्छे से। तो यहाँ पे कोई IFR नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं देखना। सो इन्वेस्टमेंट में भी हमारा लॉस है। तो टू इन्वेस्टमेंट स्टॉक था हमारा 27400। तो 27400 इंटू 20% दैट मीन्स 54800। ये मेरा स्टॉक में नुकसान हो गया, स्टॉक हो गया। फर्नीचर है मेरा 1,60,000। तो 1,60,000 इंटू 20% ये आ जाएगा 32,000। फर्नीचर हो गया। और इन्वेस्टमेंट मेरी है 73,000। तो 73,000 इंटू 20% दैट मीन्स 14,600। तो ये मैंने अपने लॉसेस लिख दिए। अब साथ ही इसका इफेक्ट मैं बैलेंस शीट में डाल दूंगा। तो मैं बैलेंस शीट में क्या लिखूंगा, स्टॉक फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट, स्टॉक फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट। तो स्टॉक मेरा पहले था 27400, अब माइनस हो गया इसमें से 54800। तो 27400 माइनस 54800, तो 27400 ये आता है 219200। ओके, फर्नीचर पहले था हमारा 160। तो 160 माइनस 32,000, सो दिस इज 128,000। और इन्वेस्टमेंट पहले था 73,000। तो 73,000 ये तुम चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, मैंने वैसे ही लिख दिया था। तो दिस इज 54800 और इन्वेस्टमेंट पे लॉस था मेरा 14,600। ठीक है, तुम चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, मैंने तो वैसे ही लिख दिया था ये, तुम इसको हटा भी सकते हो ताकि तुम्हें पता चल जाए मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने हर एंट्री के दो इफेक्ट कर दिए। तो मेरा पक्के से ये एडजस्टमेंट यहाँ तक हो चुकी है। वेयर एज लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20% एंड 10%। लैंड को अप्रिशिएट करें 20% से और प्लांट एंड मशीनरी को 10%। तो पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, सो बाय लैंड एंड बिल्डिंग ये मुझे अप्रिशिएट करें 20%। लैंड एंड बिल्डिंग थी 350, तो 350 इंटू 20% 70,000 से मैं अप्रिशिएट करूँगा। साथ ही मैं बैलेंस शीट में लिख लेता हूँ लैंड एंड बिल्डिंग 350 प्लस 70 ये आता है मेरा 4,20,000। तो मैंने लैंड एंड बिल्डिंग की जो एप्रिशिएशन थी वो लिख दी। ठीक है, और प्लांट एंड मशीनरी पे है 10%, तो मैं पहले यहीं लिख लेता हूँ। सो प्लांट एंड मशीन पहले थी 1,35,000, इसमें 10% बढ़ा है तो 1,35,000 इंटू, तो दिस इज 148,500 और मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय प्लांट एंड मशीन 135,000। तो प्लांट एंड मशीनरी भी हो गया। ठीक है, ये भी लिख चुका हूँ मैं। इन्वेस्टमेंट भी मेरा हो चुका है। तो अब मैंने क्या किया, ये वाली एडजस्टमेंट मेरी पूरी हो गई।
लास्ट है मेरी कैपिटल एडजस्टमेंट। तो मतलब मैंने सारी एडजस्टमेंट अपनी कर दी एक्सेप्ट कैपिटल की, वो तो हम कैपिटल की बात में करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जिन जिन चीज़ों पे कोई चेंज नहीं है उसको एज लिख देते हैं। तो यहाँ पे है बी आर 34,000, तो बिल रिसीवेबल 34,000 ये लिख दिया। लेफ्ट साइड पे कैपिटल हो गया। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व इज अ फ्री रिजर्व, इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में, और ये भी कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में, क्योंकि फर्म से बट रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व इन ओल्ड रेशो 3:2:1। सो 30,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 6, तो 15,000, 9,000 एंड 6, नहीं आई थिंक हाँ 15,000, 9,000 एंड 6,000, सॉरी 15,000, 10,000 एंड 5,000, 15,000, 10,000 एंड 5,000, ये आ जाएगा मेरा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी ओल्ड रेशो में बटेगा क्योंकि इससे कैपिटल बढ़ती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस 14,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 6, 7,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, 4,666 इंटू 1 डिवाइड बाय 2, 2,334। ठीक है, ये मेरा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। इसको मैं अभी तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ गाइस, ये जो फ्री रिजर्व्स होते हैं हमारे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, हम इनको क्यों राइट साइड में लिखते हैं? तुम सोच रहे होगे कि सर ये तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी से तो पार्टनर की कैपिटल कम होगी। गाइस ये है हमारी ऐसी लायबिलिटी जिसके अगेंस्ट हमें किसी को कोई पैसे नहीं देने। ठीक है, तो अगर हमें लायबिलिटी में किसी को कोई पैसे नहीं देने, सो दैट मीन्स ये पैसे पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, और जब पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे ये पैसे तो उनका प्रॉफिट हो जाएगा। ये मैंने तुम्हें चेंज इन रेशो के टाइम पे भी कराया हुआ है। चेंज इन रेशो में क्वेश्चन था, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, तो इससे कैपिटल इंक्रीज होती है। कोई फालतू का एसेट हो, जैसे गुडविल लिखा हो यहाँ पे या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिखा हो, जिस एसेट की कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में बिकने की, वो एसेट जब खत्म होगा तो पार्टनर्स का लॉस होगा कि भाई उस एसेट को बेच के कुछ नहीं मिलना, वो हमारा प्योर लॉस है, कुछ नहीं आना उसका, तो कैपिटल कम हो जाती है। तो इसीलिए फ्री रिजर्व्स यहाँ पे आते हैं और अक्यूमुलेटेड लॉसेज या जो हमारा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है वो यहाँ आते हैं। चलो, क्रेडिटर्स कोई चेंज नहीं है। क्रेडिटर्स 1,60,000, बिल पेबल 90,000, कोई चेंज नहीं है। बिल्स पेबल 90,000। अब मैंने अपना पूरा क्वेश्चन लिख लिया, यहाँ से सारी एडजस्टमेंट्स कर ली एक्सेप्ट कैपिटल, वो मुझे याद रहेगी। तो जो मेरी थी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन कि मुझे ये क्वेश्चन अब नहीं देखना, मैं सीधा सीधा अपना क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्लोज करूंगा अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो लेफ्ट साइड 54,800 प्लस 32,000 प्लस 146,000, ये आता है 10,14,000, 10,14,000। ये साइड ऑफ कॉस्ट कम ही है, तो मेरा डिफरेंस आ जाएगा बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। अच्छा, नाम देखने के लिए देखना पड़ेगा, RMC। सो RMC ओल्ड रेशो 3:2:1। सो ये आ जाएगा मेरा 141,000 माइनस 70,000 माइनस 13,500, तो 179,000 ये आ गया मेरा लॉस। इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इन रेशो, तो ये आएगा मेरा 8,950 इंटू 3 डिवाइड बाय 6। सो 8,950 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, 5,967 और इंटू 1 डिवाइड बाय 2, सो 2,983। रिवैल्यूएशन क्लोज। तो रीवैल्यूएशन का लॉस जैसे मैंने बताया था वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगा, हर चीज़ करंट अकाउंट में। तो टू रीवैल लॉस, सो दिस इज 8,950, 5,967 और 2,983। ठीक है, अब उसके बाद जो मैंने एक एंट्री करी थी इसका इफेक्ट, तो बैंक में टोटल कितना अमाउंट है हमारे पास 1,30,000, तो मैं बैंक में ऐड कर दूंगा 1,30,000। सिंपल, जितना बैंक में है वो मैंने ऐड कर दिया। पार्टनर की कैपिटल कितने से बड़ी है 1 लाख, तो एंस कैपिटल अकाउंट में मैं लिख दूंगा यहाँ पे बाय बैंक कि कैपिटल के नाम के वो लेके आया था 1 लाख,
एक सेकंड गाइस, जगह थोड़ी सी कम है यहाँ पे, एक जीरो यहाँ ला देता हूँ, ठीक है। और प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर वो डेबिट हो गया। प्रीमियम मिल रहा है सिर्फ आर को 30,000 और वो आएगा आर के करंट अकाउंट में। सो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल सिर्फ आर को मिलेगा 30,000, ठीक है। ये हो गया मेरा गाइस करंट अकाउंट। मैंने सारी एंट्रीज कर ली, सारी एडजस्टमेंट कर ली। अब मेरी मेन एडजस्टमेंट रहेगी, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। अब एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल इस क्वेश्चन में नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब एक ही कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो सबका टोटल करके उससे निकालते हैं। यहां पे हम सबका टोटल नहीं करेंगे, एडजस्टमेंट सिर्फ इसी में होती है, याद रखना। एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, दे आर नॉट आस्किंग एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग करंट। एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल सिर्फ कैपिटल में एडजस्टमेंट होगी। तो अगर मैं यहां पे देखूं अपना लॉजिक, यहां आ रही है टोटल 350, यहां 3 लाख, यहां 250, यहां 1 लाख, ठीक है। अब यहां पे मुझे अपना वर्किंग नोट एक नया बनाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ adjusted capital of firm and amount to be bought paid to पार्टनर्स। कि हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करनी है और कितना पैसा कोई पार्टनर लाएगा या देगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी, तो सबसे पहला स्टेप, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ फर्म। फर्म की एडजस्टेड कैपिटल कितनी आएगी, हमें निकालना है नीलम के कैपिटल के शेयर से। तो नीलम कैपिटल कितनी लेके आई थी, 1 लाख। तो 1 लाख थी नीलम की कैपिटल और उसका शेयर था 1/6, दैट मीन्स इंटू 6 डिवाइड बाय फर्म। तो टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होगी, 6 लाख। नीलम लेके आई थी 1 लाख फॉर अपना 1/6 शेयर। तो अगर हमें फर्म की टोटल कैपिटल नीलम के अकॉर्डिंग निकालनी है, इट इज 6 लाख। अब क्लोजिंग एडजस्टेड कैपिटल, क्लोजिंग एडजस्टेड कैपिटल कितनी होनी चाहिए, तो 6 लाख शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन आर एम सी एन। सो आर एम सी एन, तो 6 लाख को मैं न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लूंगा, दैट इज 2:2:1:1। सो आर की कैपिटल होनी चाहिए 2 लाख, एम की कैपिटल होनी चाहिए 2 लाख, सी की कैपिटल होनी चाहिए 1 लाख और एन का तो 1 लाख ही है और उसके अकॉर्डिंग वो 1 लाख ही लेके आए। अब ये होनी चाहिए इनकी क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग एडजस्टेड कैपिटल जो पार्टनर्स की होनी चाहिए, आर की इतनी, एम की इतनी, सी की इतनी, एन की इतनी। तो यही क्लोजिंग कैपिटल मैं यहां पे लिख दूंगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख के इतनी क्लोजिंग कैपिटल इनकी होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी एडजस्टमेंट करनी थी, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था कि एडजस्टमेंट इज टू बी डन थ्रू देयर करंट अकाउंट, करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करनी है। तो जो भी डिफरेंस आएगा वो करंट अकाउंट में जाएगा। तो ये है 350, ये है 2 लाख, सो 150 यहां पे आ जाएगा। ये है 3 लाख, ये है 2 लाख, 1 लाख यहां आ जाएगा। ये है 250, ये है 1 लाख, 150 यहां पे आ जाएगा। इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। सो दैट मीन्स टू करंट अकाउंट, ये हो जाएगी हमारी एडजस्टमेंट। तो 350, 3 लाख, 250, 1 लाख और ये भी मैं सेम ही लिख देता हूं, चलो टाइम वेस्ट ना हो। तो ये आ जाएगी मेरी। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ दिस इज एडजस्टेड थ्रू देयर करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट से एडजस्ट मतलब कि पार्टनर को इतने पैसे मिलने चाहिए, कि पार्टनर की कैपिटल है पहले 350, होनी चाहिए 2 लाख, दैट मीन्स वो 150 विड्रॉ करेगा और हमने तो पार्टनर को कैश दिया नहीं। तो ये करंट अकाउंट, शॉर्टकट अगर तुम्हें याद रखना है तो अगर कैपिटल में करंट अकाउंट इस साइड आ रहा है तो उसको हम यहां ट्रांसफर कर देंगे। सो हम लिख देंगे बाय कैपिटल अकाउंट 150, 1 लाख एंड 150 कि पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा कि इतने पैसे पार्टनर को लेने हैं कैश में, कि कैपिटल उनको रखनी है इतनी
थी ज़्यादा तो इतने पैसे उनको मिलने चाहिए, और हमें अभी कैश नहीं दे रहे, हम करंट अकाउंट से एडजस्ट कर रहे हैं, तो करंट अकाउंट इतने से बढ़ जाएगा। अब हम करेंगे करंट अकाउंट को क्लोज। यही था इस क्वेश्चन का ट्रिक पॉइंट, यही था इस क्वेश्चन का ट्रिक पॉइंट। मैंने 2 बार बोला ताकि तुम्हें याद रहे। 8,000 प्लस 15,000 प्लस 7,000 प्लस 30,000 प्लस 150, सो ये आता है 2,10,000। सो दिस इज 1 लाख। सो ये तो देख के लग रहा है 114,666। सो 12,000 प्लस 5,000 प्लस 2,334 प्लस 150, इट इज़ 169,334, 169,334। यहाँ कुछ नहीं है, इसमें यहाँ भी कुछ नहीं है। सो 2,10,000, यहाँ मुझे लेफ्ट यही साइड ज़्यादा लग रही है तो मैं टोटल लिख लेता हूँ। 114,666, 169,334। हो सकता है कुछ बच्चों को, टोटल बच्चे जो वीडियो देखेंगे उसमें 1% बच्चों को ये हो कि सर आपने यहाँ पे 4667 क्यों नहीं करा, क्योंकि इसका आंसर तो 466.6 आ रहा था, तो ये 4667 होना चाहिए, और वो आ रहा था 233.33, तो उसकी जगह आपको इसको 7 करना है। कर सकते हो गाइस, मैंने जो करा है इसके भी मार्क्स नहीं कटेंगे, इट रियली डजंट मैटर। बट अगर तुम्हें बिल्कुल ही टेक्निकल टर्म्स पे चलना है तो यू विल डू 4667 और ये 2333। ठीक है, चलो अब हम निकालते हैं यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन। तो 2 बैलेंस कैरी डाउन, 2,10,000 माइनस 8,950, ये आता है 201050। सो 201050, ये इसकी कैपिटल। 114,666 माइनस 5,967 माइनस 14,000, इट इज़ 94699, 94699, और यहाँ पे 169,334 माइनस 2,983, इट इज़ 166,351, 166,351। अब दोनों का कैपिटल का बैलेंस भी यहाँ आ रहा है और करंट का बैलेंस भी यहाँ आ रहा है, दैट मीन्स ये मैं लिख दूंगा यहाँ पे। सो कैपिटल अकाउंट RMCN, सो कैपिटल का बैलेंस तो ये लिखा हुआ है 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, और करंट अकाउंट का सिर्फ पुराने पार्टनर्स का RMC 201050, 201050, 94699, 94699, और 166,351, 166,351। सो कैपिटल का टोटल मुझे पता ही है 6 लाख है, क्योंकि 6 लाख के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट हुई थी। तो 201050 प्लस 94699 प्लस 166,351, ये टोटल आता है 462100, 462100। सो कैपिटल अकाउंट भी क्लोज। अब बैलेंस शीट में सब कुछ हो गया, जो एडजस्टमेंट जिन पे नहीं थी वो लिख दी, जिन पे एडजस्टमेंट थी वो कर दी। अब करूंगा मैं बैलेंस शीट अपनी क्लोज, और टोटल शुड टैली। प्रे टू गॉड कि टोटल टैली करे। 87,000 माइनस 14,000 प्लस 130, सो दैट इज 203,000। डेटर्स हमारे थे 87,000 प्लस 14,000, सो 101,000। ठीक है, और किसी में कहीं कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। चलो गाइस, अभी मैच करना चाहिए, लेट्स सी। 203,000 प्लस 101,000 प्लस 2192,000 प्लस 128,000 प्लस 54,800 प्लस 42 लाख, 4,20,000 प्लस 14,8500 प्लस 34,000। तो राइट साइड का टोटल आ रहा है 130,8500। सो दिस इज 130,8500। लेफ्ट साइड का टोटल करते हैं। चलो गाइस, मुझे गलत लग रहा है अभी सही, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ 5 है, कोई बात नहीं, देखते हैं। 90,000 प्लस 6 लाख प्लस 462100। लेफ्ट साइड का टोटल आ रहा है 1312100। सो अब मेरा डिफरेंस आ रहा है मेरे यहाँ पे, कोई बात नहीं, चेक करते हैं हम। टोटल तो मैंने करा ना, तुमने क्वेश्चन नहीं छोड़ना, टोटल लिखना नहीं भूलना, टोटल लिखो। तो 13120 माइनस 130,8500, सो मेरा 3600 बहुत छोटा मोटा लॉस आ रहा है, बहुत छोटा मोटा लॉस आ रहा है। तो 3600 छोटा मोटा लॉस, छोटी मोटी वैल्यू में। एक काम करते हैं,
स्टॉक, फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट, पहले इन तीनों की वैल्यू चेक करते हैं कि मैंने यहाँ पे ठीक लिखी है। तो स्टॉक मेरा था पहले 274, तो 274 इंटू 80%, ये आता है 2192, ये ठीक है। फर्नीचर मेरा था 160 इंटू 80%, तो 128, ये भी ठीक है। इन्वेस्टमेंट मेरी थी 73,000, तो 73,000 इंटू 80%, तो 58, ओहो मैंने 548 लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा 58400, ये मेरी मिस्टेक थी। अब मैं चेंज करता हूँ। अब देखो 10, अब इसका टोटल दोबारा करते हैं, 203,000 प्लस 101,000 प्लस 219200 प्लस 128,000 प्लस 58400 प्लस 4,20,000 प्लस 148500 प्लस 34,000। सो अब मैच कर गया मेरा गाइस। तो मैं इसको काट के ऐसे लिखूंगा 13121000, दिस वॉज माई मिस्टेक। तो मैंने स्टेप वाइज चला, स्टॉक मैंने देखा। अब देखो मेरा यहाँ मैच नहीं कर रहा, दैट मीन्स मेरी कोई लिखने में गलती हुई है। अगर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक होती, मतलब अगर सोचो मैंने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहाँ भी कम लिखी है और यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट मैंने कम वैल्यू से माइनस की होती, तो बैलेंस शीट मेरा टैली कर जाती कि मैंने इन्वेस्टमेंट कम वैल्यू से माइनस कर दी, मैंने इन्वेस्टमेंट माइनस सही वैल्यू से की है, लॉस सही दिखाया है, सिर्फ यहाँ माइनस में गड़बड़ होगी, इसीलिए मैच नहीं करा। तो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं थी, कैलकुलेशन मिस्टेक थी। अब मैंने उसको ठीक कर लिया, स्टेप वाइज चला, पता चल गया। स्टेप वाइज ना चलता तो गड़बड़ हो जाती, ठीक है ना। कॉन्सेप्चुअली चलोगे तो ये मिस्टेक नहीं होगी। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। अब एक लास्ट क्वेश्चन आता है गाइज, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मैं तुम्हें अभी नहीं करा रहा हूँ, मैंने सोचा था कराने का, बट ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, बहुत सारे बच्चे बोर हो चुके होंगे। तो ये क्वेश्चन तुम देख लो, ट्राई करो, ये भी तुम्हारा होमवर्क है। अगर तुमसे ये क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, मैं इसको देखो बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, ये लो। अगर तुमसे ये क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, सॉल्व करना। इसका आंसर मैं तुम्हें बता देता हूं। इसका आंसर है बैलेंस शीट का जो टोटल आएगा, मैं पहले रीवैल्यूएशन प्रॉफिट बताया था तुम्हें, जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो है 2800। तुम्हारा जो कैपिटल बैलेंस आएगा वो आएगा SPM। सो S का आएगा 40180, P का आएगा 44260 और M का आएगा 21200। और तुम्हारा जो बैलेंस शीट का टोटल आएगा, इट शुड बी 1,20,000 रिवाइज बैलेंस शीट का। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन है, ये लिख लेना। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो। अगर बच्चों को इसमें भी डाउट आता है तो आई एम हेयर, कोई बात नहीं, मैं इसकी वीडियो बना के जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मैं उसमें शेयर कर दूंगा, ताकि तुम वहाँ पे, और मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि तुम पिन्स में जाओ तो तुम्हें इसका सॉल्यूशन अच्छे से दिख जाए कि मैंने कैसे करा हुआ है, ठीक है। चलो बाय गाइस, टेक केयर। अच्छा नॉट बाय, एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, प्लीज़ अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करो और दबा के शेयर करो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, बिकॉज ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर तुमने क्वेश्चन समझ लिए, अच्छे से कर लिए, तो इन चैप्टर्स के किसी भी टाइप के क्वेश्चन वुड बी वेरी ईजी फॉर यू टू डू, ठीक है। सारे क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे तुम्हारे लिए, बट द कंडीशन इज कि तुम ये सारी वीडियोस अच्छे से देखो। आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन। और अगर किसी बच्चे के पास और भी मुश्किल क्वेश्चन आता है, और भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो, या पॉइंट आता है जो बहुत डिफिकल्ट है, मुझसे तुम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करो, आई विल हेल्प यू आउट। और अगर वो पॉइंट ऐसा हुआ जिसकी वीडियो बनानी पड़ी, तो आई विल मेक अ वीडियो एंड आई ऑल्सो माइट रेफर योर नेम इफ रिक्वायर्ड, और इफ यू से कि मेरा नाम रेफर कर देना उस वीडियो में कि उसने मुझे ये क्वेरी भेजी थी, ठीक है। चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।